हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं एआई डोमेन्स, जो कि हमारा पार्ट 2 है यूनिट 1 का, दैट इज रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड इथिकल फ्रेमवर्क ऑफ एआई। ठीक है, उसका सेकंड पार्ट है हमारा एआई डोमेन्स, जो कि हमने फर्स्ट वाले पार्ट में कवर नहीं किया था। तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर भाई हम बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट ना, बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर, आप हम क्या क्या कवर कर पाएंगे। हम सारे एआई के डोमेन्स कवर कर लेंगे। उसके बाद हम सारे की एप्लीकेशंस इन एवरी डोमेन, है ना, की एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन एवरी डोमेन लाइक अ कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और डेटा एनालिसिस और कन्वर्सेशनल एआई, जो कि इस टॉपिक में, जो इस वाले यूनिट में इन्वॉल्व है। ठीक है, मेंशन है। उसके बाद हम उसके बाद उसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखेंगे हर एक डोमेन का। एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि हाउ डोमेन्स कनेक्टेड टू द ब्रॉडर एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ओके, एंड दैट्स हाउ वी विल कवर दिस यूनिट 1 ऑफ क्लास 10, है ना। तो चलो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हम इसको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे और उसके उस टर्म्स में, एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के टर्म्स में उसको समझेंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कि इसका एक्चुअल में मीन क्या है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन ऑफ एआई, है ना। सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ एआई, तो इसमें मतलब डोमेन में क्या है, डोमेन क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारा एआई है ना, उसमें बहुत सारे डोमेन्स हैं, बहुत सारे डोमेन्स हैं, बट इस यूनिट में हमारे यहाँ चार ही मेंशन किए गए हैं। एक है हमारा कंप्यूटर विजन, सेकंड है हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, थर्ड वन इज डेटा एनालिसिस एंड फोर्थ वन इज कन्वर्सेशनल एआई। ठीक है, तो अभी हम इस यूनिट में इन चारों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कंप्यूटर विजन पे, है ना। तो कंप्यूटर विजन को शॉर्ट फॉर्म में हम सीबीबी कहते हैं। अब कंप्यूटर विजन, विजन से यहाँ पर देखो कि विजन क्या इंडिकेट कर रहा है। विजन जैसे हम देखते हैं, है ना, हम अपनी आंखों से क्या करते हैं, लोगों को पहचानते हैं, उनकी शक्ल को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके बिहेवियर को, उनकी पर्सनैलिटी को, है ना। तो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम स्कैन करते हैं ना, अपनी आंखों से क्या करते हैं, इमेजेस बनाते हैं अपने यहाँ, ताकि हमें याद रहे वो चीजें। ठीक है, तो इसी तरह से कंप्यूटर में क्या है कि कंप्यूटर विजन क्या इनेबल करते हैं कंप्यूटर को, कि कंप्यूटर्स को ये बताता है कि भाई आप ना इंटरप्रेट करो उस इमेज को, है ना, कि जैसे ह्यूमन करते हैं अपनी आंखों से। जैसे हम सोचते हैं कोई अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, हम ऐसे ही तो देखते हैं ना। तो इसी तरह से कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या करता है, इसी तरह से इमेजेस को इंटरप्रेट करता है और उसमें क्या क्या टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि अक्वायरिंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग द डिजिटल इमेजेस। सबसे पहले तो उसको अक्वायर करता है। जैसे हम अब किसी ह्यूमन को देख रहे होते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उसको देखते हैं कि भाई इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, इसका कैसा लुक है ना। फिर क्या करते हैं, अपने माइंड में प्रोसेस करते हैं, उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। एंड देन फिर एनालाइज, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस करते हैं बेस्ड ऑन सम पैटर्न्स की। जैसे हमने उस इंसान के साथ एक दो बार मीटिंग हुई, या फिर हमने कभी खाना खाया, कुछ उसके बिहेवियर हमने नोटिस किए या लोगों से सुना, तो उसके बेसिस पर व्हाट वी डिड कि हम एनालिसिस करते हैं। एंड फिर हम समझते हैं उसके पैटर्न को कि भाई ये इंसान किस टाइप का पर्सन है ना, ये हमें मतलब काइंड है, रूड है, या अपना मतलब निकालने वाला है। तो इसी तरह से कंप्यूटर सेम चीजें करता है, पहले एक्वायर करता है उस इमेज को, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर एनालिसिस करता है, एंड फिर क्या करता है, उस इमेज को पूरी तरह से समझता है। ठीक है, एंड देन क्यों समझता है भाई, अब क्यों समझता है, जैसे हम क्यों समझते हैं, टू अंडरस्टैंड द पीपल्स बिहेवियर, है ना। हम किसी को क्यों ऑब्जर्व करते हैं, क्यों एनालिसिस करते हैं, टू अंडरस्टैंड दैट बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो इसी तरह से क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है ना, इस सीधी एल्गोरिदम, मतलब कंप्यूटर विजन वाली जो एल्गोरिदम्स हैं, वो मशीन को अलाउ करती हैं कि भाई एग्जैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालो आप उस विजुअल डेटा से, है ना। जैसे कि आइडेंटिफाई करो ऑब्जेक्ट्स को, है ना, आइडेंटिफाई करो ऑब्जेक्ट्स को, रिकॉग्नाइज करो उनके फेसेस को, और डिटेक्ट करो पैटर्न्स को। हमें सिमिलर टाइप के पैटर्न्स मिल रहे हैं। जैसे हम भी अपनी लाइफ में क्या करते हैं, हम बहुत सारे पैटर्न्स पहचानते हैं, जैसे कि यार अगर मैं इस तरह से करूंगा तो मैं अच्छी चीजें नहीं कर सकती हूँ। तो हमें क्या पता है कि हमें अपनी लाइफ का पैटर्न पता है कि भाई हम इस तरह से करेंगे चीजों को तो नहीं होगा, लेकिन हमारा जो तरीका होता है उससे करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले जो हमारा विजुअल डेटा है उसको पहचानता है ना, क्या, जैसे कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है ना, उसके फेस रिकॉग्निशन करता है और पैटर्न्स डिटेक्ट करता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई चीज है वो उसके कंप्यूटर के सामने आए, जैसे हमारे सामने कोई इंसान दोबारा आता है तो हम उसको पहचान लेते हैं ना। अगर मान लो हम उसको एनालाइज नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं और ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो कैसे हम उसको सेकंड टाइम पहचान पाएंगे। जैसे हम किसी किसी इंसान पे ध्यान नहीं देते हैं सब टाइम, और वो इंसान दोबारा हमारी लाइफ में कभी सामने रहता है, तो हम वी आर नॉट एबल टू
रिकॉग्नाइज दैट पर्सन। तो इसी तरह से क्या होता है, कंप्यूटर को सारी चीजों को फीड करना है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है। जैसे एग्जांपल है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें सीवी यूज होता है टू डिटेक्ट द पेडेस्ट्रियन, है ना, कि मतलब क्योंकि देखो सेल्फ ड्राइविंग है, उसमें कोई ड्राइवर तो है नहीं, अब उसको खुद ही अपना रास्ता ढूंढना है, खुद ही उसको लाइट्स को पहचानना है, खुद ही सारे व्हीकल्स को, खुद ही ट्रैफिक को, सबको डिटेक्ट करना है। तो उसमें क्या है, हम सीवी का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर विजन का यूज कर रहे हैं टू डिटेक्ट एवरीथिंग आउट देयर, राइट। एंड फिर है हमारा मेडिकल इमेज। मेडिकल इमेजेस में क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर विजन है वो हेल्प करता है डॉक्टर्स को टू एनालाइज द एक्सरेज। जो हमारे एक्सरेज होते हैं ना, जो एक्सरेज होते हैं वो तो ब्लैक ब्लैक कलर के होते हैं, तो वो किसके थ्रू होते हैं, हमारे सीवी के एल्गोरिथम्स के थ्रू जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड थर्ड वन इज हमारा जो रियल लाइफ में होता है फेशियल रिकॉग्निशन। जैसे हमारा मोबाइल, जैसे हमारा स्मार्टफोन है, उसमें हम अपनी इमेज जो है वो सबसे पहले स्कैन करते हैं कि हम फेस लॉक लगाते हैं। तो क्यों, फिर वो जो कंप्यूटर विजन वाली एल्गोरिदम्स है ना, वो क्या करती हैं, एवरी टाइम एक बार वहां पर डेटा फीड हो जाता है कि भाई ये पर्सन है, इसका फेस लॉक लगाया है हमने, या हम दो फेस लॉक लगाते हैं तो भी दो लोगों के थ्रू खुलता है ना, दो लोगों के थ्रू ओपन होता है हमारा मोबाइल, अनलॉक होता है। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा, वहां पर दो लोगों की शक्ल, दो लोगों का जो फेस है वहां पर स्टोर कर दिया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, वो दो इमेजेस हमने स्टोर कर दी कि भाई ये पर्सन है, ये इनका पैटर्न है, इस तरह का इनका फेस है, इसको रिकॉग्नाइज करो तो हमारे फेस को अनलॉक कर देना। तो वहां पे क्या यूज हो रहा है, सीबी, है ना, कंप्यूटर विजन यूज हो रहा है। जैसे कि हम सिक्योरिटी सिस्टम्स में जैसे ऑफिस जाते हैं, वहां पर हमारे फेस से चीजें ओपन होती हैं, अनलॉक होती हैं, हमारी जो कैबिन है एंड ऑल, है ना, तो वहां पर क्या है, सीबी है, स्मार्टफोन्स है या फिर सोशल मीडिया है। एंड फिर है हमारा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, कि हमने देखा है ना कि हम जब कहीं जाते हैं तो मशीन्स वगैरह में हम अपना बैग वगैरह डालते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो रहा है कि कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जो वहां पर जाना अलाउड नहीं है ना, तो वहां पर भी क्या है, सीवी है। जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग में भी देखते हैं कि डिफेक्ट्स ऑन द प्रोडक्ट्स लाइन की क्या क्या डिफेक्ट्स है, तो वो सब पहचानने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कंप्यूटर विजन क्या है। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि जो कंप्यूटर विजन जो है वो कंप्यूटर्स को अलाउ करता है कि जो भी इमेजेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करो, रिकॉग्नाइज करो पैटर्न्स को, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसके बेसिस पर, जो भी हमने पहले पैटर्न रिकॉग्नाइज करे हैं उसके बेसिस पर हम नेक्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कर पाए, है ना, एआई जो है वो नेक्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कर पाए। तो ये एक डोमेन है। नाउ कम्स टू द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, है ना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट इज एनएलपी, है ना, दैट इज एनएलपी। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है, बेसिकली ये कंप्यूटर्स को ये बताता है कि भाई तुम ह्यूमन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करो, इंटरप्रेट करो एंड जनरेट करो न्यू टेक्स्ट जो कि अंडरस्टैंडेबल हो बाय द मशीन, है ना, जो कि अंडरस्टैंडेबल हो बाय द मशीन। अब इसमें क्या होता है, तो जैसे हमारी जो ह्यूमन की लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर कैसे समझता है, जैसे मान लो आपने देखा होगा कि जैसे हम चैट जीपीटी वगैरह से किसी भी भाषा में बात कर लेते हैं, राइट, किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। जैसे कि हम यूट्यूब पर कुछ भी स्पीकर वाला जो फंक्शन है वहां पर हम बोल के चीजें सर्च कर सकते हैं। तो वहां पर हमने देखा है कि जैसे हमारी मम्मियां हैं या जो कम एजुकेटेड लोग हैं, वो कैसे सर्च करते हैं, कुछ भी बोलते हैं लेकिन वहां पर रिकॉग्निशन हो जाती है। उनको कैसे पता चल जाता है कि उनको कैसे पता चल जाता है कि हम एग्जैक्टली क्या सर्च करना चाहते हैं, उस एल्गोरिदम को कैसे पता चल जाता है। तो वहां पर आती है एनएलपी, जो कि हमारे ह्यूमन की लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, पहले उसको इंटरप्रेट करता है एंड देन एक ऐसी लैंग्वेज जनरेट करता है जो कि उस मशीन को, जो कि उसकी एल्गोरिदम को समझ में आ जाती है। तो है ना, ये क्या करता है, basically the NLP focuses on enabling computers to understand, interpret and generate the text which is understandable by the machine, है ना, by the machine or by the algorithm. So basically it bridges the gap between the human and human communication and the machine understanding. Okay, understood. If any doubt तो you can ask me in the comment section, I will reply. ठीक है, तो एनएलपी में क्या क्या होता है, सबसे पहले इसमें से कुछ कुछ तो टेक्स्ट, मतलब कुछ कुछ तो टेक्निक्स होती होंगी ना। जैसे कि इसमें सबसे पहले होता है हमारा टेक्स्ट का एनालिसिस, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, किस टाइप का टेक्स्ट उन्होंने लिखा है। उसके बाद सेंटीमेंट एनालिसिस एंड देन मशीन ट्रांसलेशन। एंड फिर होता है हमारा स्पीच रिकॉग्निशन। अगर मतलब हम कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, कुछ पे उल्टा पुल्टा लिख देते हैं लेकिन वो चीज आ जाती है, तो कैसे होती है वो, वहां पर पहले टेक्स्ट की एनालिसिस होती है, फिर उसके सेंटीमेंट को एनालिसिस किया जाता है, फिर मशीन कोड में ट्रांसलेट किया जाता है जो कि मशीन को समझ आए, एंड देन स्पीच रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, तो इस ऑर्डर में चलता है। नाउ कम्स टू द रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ द एनएलपी। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि भाई जो हमारे चैट बोट्स होते हैं, है ना, जो हमारे चैट बोट्स
चैटबॉट्स होते हैं जहां पर हम कन्वर्सेशन करते हैं, है ना, दैट कैन आंसर द क्वेश्चंस एंड प्रोवाइड द कस्टमर सपोर्ट, है ना, तुरंत प्रोवाइड करते हैं ना। जैसे हम वेबसाइट्स पे जाते हैं तो वहां पर एक असिस्टेंट का ऑप्शन आ जाता है, साइड में एक असिस्टेंट का ऑप्शन आ जाता है, वहां पे लिखता है हाउ मे आई हेल्प यू, है ना। तो वो क्या है, वो चैटबॉट्स है। तो वहां पर हम कन्वर्सेशन करते हैं तो हमें तुरंत आंसर आ जाता है। तो क्यों आता है, ये एनएलपी की वजह से। एंड फिर है हमारे मशीन ट्रांसलेशन, है ना। तो जो भी हमारा टेक्स्ट होता है या स्पीच होती है फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, जैसे कि गूगल ट्रांसलेट है, ठीक है, वहां पर हमारी ट्रांसलेशन होता है। फिर होती है सेंटीमेंट एनालिसिस। सेंटीमेंट एनालिसिस का मतलब है कि जो भी हमारी एल्गोरिदम है वो डिटरमाइन करती है हमारी इमोशनल टोन को, है ना, ऑफ पीस ऑफ टेक्स्ट, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। उस तरह से हमारा क्या होता है, कस्टमर के जो रिव्यूज हैं उसको एनालिसिस होती है। आप सोचो कि जैसे हम लोग तो कस्टमर हैं, किसी ने अच्छा रिव्यू दिया किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी ने खराब दिया, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन आ जाता है ना, उसको कोई इंसान कैलकुलेट करता है बैठ के? नो, इंसान नहीं करता। हमने वहां पे एल्गोरिदम्स डाल रखी हैं जो ओवरऑल प्रिडिक्शंस के बेसिस पर, जिसमें क्या आ जाता है, सेंटीमेंट एनालिसिस आता है, ठीक है, जिसमें क्या आता है, सेंटीमेंट एनालिसिस comes into the picture. And on the basis of this sentiment analysis now, this algorithm calculate the overall reviews, है ना। उससे हमें पता चलता है कि ओवरऑल इसके कैसे रिव्यूज है ना। स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन में है कि जब भी हम बोलते हैं स्पोकन लैंग्वेज तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होती है पहले, एंड फिर वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होने के बाद मशीन अंडरस्टैंडेबल में कन्वर्ट होती है। फिर उसको मशीन जो है वो अंडरस्टैंड करती है एंड देन मशीन जो है हमें रिस्पॉन्स करती है। फॉर एग्जाम्पल आजकल हमारा सिरी है, एलेक्सा है, या फिर गूगल असिस्टेंट है, ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पर हमारा स्पीच रिकॉग्निशन होती है ना। नाउ थर्ड पार्ट है ना, जो कि है हमारा थर्ड डोमेन, डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में क्या होता है कि यहाँ पर हमारा जो भी रॉ डेटा होता है, जो भी हमारा डेटा होता है ना, उससे हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करना होता है, उससे हमें कंक्लूजन निकालने होते हैं, और कुछ पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है जो कि हमें आगे चल के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या इन्वॉल्व है डेटा एनालिसिस में, कौन सी प्रोसेस है। सबसे पहले हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई डेटा हमारा किस टाइप का है। फिर उसके बाद हम उसकी क्लीनिंग करते हैं। अगर वहां पर कुछ इनकंसिस्टेंट डेटा है, जैसे कि कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं या फिर कुछ इररेलेवेंट डेटा है जो कि हमारे काम का नहीं है, एक दो सेल हमारा इस टाइप का है, तो हमें उसको हटाना पड़ता है। तो उसका मतलब है कि सबसे पहले we need to inspect the data and then cleaning the data if inconsistencies are there, and then transform the data and modeling, है ना। फिर उसकी मॉडलिंग करते हैं, उसके इंसाइट्स निकालते हैं, ग्राफ निकालते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर निकालते हैं जो कि आगे चल के हमारे डिसीजन और सपोर्ट करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में। तो जो एआई पावर डेटा एनालिसिस है ना, उसमें बहुत सारे टूल्स हैं जो क्या करते हैं, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, और जो उसमें एनामोलीज होती हैं, लार्ज डेटा सेट्स में बहुत सारी जनरली एनामोलीज मतलब इनकंसिस्टेंसी, मतलब कि डेटा कभी कभी रॉन्ग होता है, कहीं कहीं मिसिंग होता है, कहीं कहीं कुछ इररिलेवेंट डेटा भी ऐड हो जाता है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। तो वो सारी चीजों को हटाते हैं एआई पावर्ड डेटा एनालिसिस टूल से, उनको पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड को पहचानते हैं, एंड डेटा सेट विच कैन बी यूज टू प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, और फिर हम अपनी प्रिडिक्टिव मॉडलिंग और ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक बार हमने डेटा को पूरा एनालिसिस कर लिया, उसके चार्ट्स बना लिए, ग्राफ्स बना लिए, और उसकी हमने कुछ एक इंपॉर्टेंट पैटर्न्स जो है आइडेंटिफाई कर लिए, तो क्या होगा, अब उसके बाद हमने उसके पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे प्रिडिक्टिव मॉडलिंग कर सकते हैं या फिर ऑप्टिमाइज्ड चीजें कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट टाइम अगर हम उस बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा कुछ डिसीजन लेने हो तो हम जल्दी से ले लेंगे, है ना, कंपेयर टू रॉ डेटा। तो इस तरह से हमारा जो डेटा एनालिसिस का पार्ट है ये होता है। अब जैसे रियल लाइफ एग्जांपल्स में कहाँ यूज होता है ये, तो सबसे पहले होता है हमारा फ्रॉड डिटेक्शन, है ना। फ्रॉड डिटेक्शन में क्या है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन्स को। एक फाइनेंशियल डेटा होता है, उसमें हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं कि भाई ये चीजें हमारी फाइन, अगर ऐसा हो तो ये चीजें हमारी फ्रॉड हो गई, है ना। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करते हैं कि जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, तो वो प्रोएक्टिवली हम उनको मेंटेनेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई हमारी चैट जीपीटी है ना, कोई हमारा चैट जीपीटी है, तो कोई एजेंट है, जैसे कोई चैटबॉट एजेंट है, तो उसमें हमने कुछ ऐसा डेटा पे ट्रेन कर रखा है जहां पर इनकंसिस्टेंसी थी, तो वो हमें गलत आंसर देगा। तो अब हमें क्या करना है, उसकी प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करनी है, मतलब हमें डेटा को उस तरह से मतलब
अलाइन कराना है कि वो नेक्स्ट टाइम जो भी उसकी इनकंसिस्टेंसी थी या जो भी उसकी वीकनेसेस थी उससे ओवरकम कर सके। फिर नेक्स्ट टू द मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस भी करते हैं, वो भी हम डेटा की बेसिस पर ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल आई एम रनिंग अ ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल आई एम रनिंग अ ब्रांड विथ फॉर विच आई नीड टू एनालाइज द कस्टमर बिहेवियर कि विच टाइप ऑफ कस्टमर्स आर जस्ट परचेजिंग फ्रॉम मी, है ना, विच टाइप ऑफ कस्टमर जस्ट वॉच माई प्रोडक्ट्स एंड दे आर नॉट बाइंग फ्रॉम मी, एंड विच सम कस्टमर्स आर देयर कि वो बस देखते हैं, ना ही वो सेव करते हैं, ना ही वो कार्ट में ऐड करते हैं, सिर्फ देखते हैं, लाइक करते हैं, बट दे आर नॉट रेडी टू परचेज, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कस्टमर्स के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, मार्केट के ट्रेंड को भी समझना पड़ेगा, है ना। इससे मैं क्या कर सकती हूँ, ऑप्टिमाइज मार्केटिंग कर सकती हूँ। जैसे कि मार्केट एनालिसिस कहाँ पर भी होती है, फेसबुक एड्स में भी होती है ना। कहाँ पे होती है, फेसबुक एड्स में। कैसे कि एक बारी मैंने फेसबुक एड्स अगर चला दिए, है ना, एक बारी मैंने फेसबुक एड्स अगर चला दिए तो क्या होता है वहां पे कि पहले मुझे फर्स्ट वीक ये समझना पड़ता है कि भाई मेरा एड कौन से लोगों तक जा रहा है, कितने लोग इससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग इंटरेस्टेड नहीं है ना। तो मुझे पूरे कस्टमर्स का बिहेवियर अपना क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। इससे क्या होगा, मैं मार्केट एनालिसिस को सेकंड जब वीक में चलाऊंगी तो मोर बेटर तरीके से चला पाऊंगी। तब क्यों, क्योंकि मुझे कस्टमर्स का बिहेवियर समझ आ जाएगा, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है वो समझ आ जाएगा। एंड फिर होती है हमारी पर्सनलाइज रिकमेंडेशन में भी डेटा एनालिसिस का यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल पे कुछ चीज सर्च कर रही हूँ आज, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल सर्च करे शूज, है ना, तो मुझे क्या होता है कि जब मैं इंस्टाग्राम पर जाती हूँ तो वहां पर भी शूज के ऐड दिखते हैं, फेसबुक पे जाऊंगी तो वहां पर भी दिखेंगे, यूट्यूब पर जाऊंगी तो वहां पर भी दिखेंगे। तो ये क्या है, ये हमें पर्सनलाइज रिकमेंडेशन करता है। कौन, डेटा एनालिसिस के बेस पर ही हम ऐसी एल्गोरिदम्स बनाते हैं कि अगर कोई यूजर जो है एक चीज सर्च करे तो उसके सारे एसईओ, सारे सर्च इंजन में सेम चीज वो उसको दिखाई दे। ठीक है, तो दैट्स हाउ डेटा एनालिसिस हेल्प इन डे टू डे लाइफ। और जो आज की चीजें चल रही हैं उनमें हेल्प करता है कि कैसे ये चीजें हो रही हैं। नाउ कम्स टू द कन्वर्सेशनल एआई। कन्वर्सेशनल एआई का मतलब है कि ऐसे एआई सिस्टम्स जो हमें इंगेज करते हैं हमारे नेचुरल और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन में। ऐसा लगता है कि जैसे हम रियल में किसी ह्यूमन से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इनसे ह्यूमन इंटरेक्ट करते हैं। और वो क्या क्या कंबाइन, इसमें एनएलपी कंबाइंड होती है ना। तो इन एजेंट्स को बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन की लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और कन्वर्ट करते हैं मशीन कोडिंग में, जिससे मशीन उसको समझ पाती है। तो अब मान लो हम यहाँ पर किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो ये तो हम अपनी बात अपनी लैंग्वेज में कर रहे हैं, लेकिन एजेंट को क्या करना पड़ता है, उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, देन इंटरप्रेट करना पड़ता है, एंड फिर मशीन की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर एनएलपी जो है वो इसलिए इन्वॉल्व होती है कन्वर्सेशनल एआई में। एंड देन मशीन लर्निंग, है ना, एंड एआई टेक्निक्स भी होती हैं यहाँ पर उस पर्टिकुलर एजेंट को क्रिएट करने के लिए। जैसे कि हमारे इंटेलिजेंट वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं या फिर चैटबॉट्स होते हैं, है ना, जो हमारे काम को ऑटोमेट कर देते हैं। वो क्या है, उसमें यही है, कन्वर्सेशनल एजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कन्वर्सेशनल एआई सिस्टम होते हैं ना, अभी मैंने बता ही दिया, वो क्या करते हैं, यूजर के इंटेंट को पहले समझते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, फिर उसको रिलेवेंट रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो एआई एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंटरेक्शन के बेसिस पर इंप्रूव करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी है ना, तो हम उसको कोई भी चीज बताते हैं, कोई भी सेंटीमेंट अपना जब बताते हैं, आपने बात की है चैट जीपीटी से की होगी, मेक श्योर अगर नहीं किया है तो आप जाना एंड चैट जीपीटी से बात करना एंड उससे कुछ भी बोलना, वो बेस्ड ऑन दैट रिस्पॉन्स ना, वो बेस्ड ऑन दैट, मतलब जो भी आप बोल रहे हो, जो भी उसको मिल रहा है इनपुट, उसके बेसिस पर आंसर हमें करती है। अगर हम एक बारी बोलते हैं कि अरे यार ये नहीं, ऐसे फील नहीं कर रहा हूं मैं, तो फिर वो उसको मॉडिफाई भी करती है अकॉर्डिंगली, है ना। और फिर हमसे क्वेश्चंस भी पूछती है कि अच्छा अगर ये नहीं है तो आप मुझे बता दो कि कौन से बेसिस पर आई नीड टू एनालाइज। फिर आते हैं रियल लाइफ एग्जांपल इसके, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट में क्या है, जैसे श्री है वर्चुअल असिस्टेंट है, उसे हम बोल देते हैं कि श्री ये वाला गाना चला दो तो चला देती है। अलेक्सा है, कुछ भी काम करने को बोलते हैं चला देती है, कर देती है। गूगल असिस्टेंट है, मतलब जो भी हमारे स्पीक, जो भी हम उससे के थ्रू मैनेज कर पाते हैं उनकी बात हो रही है ना। कैन आंसर द क्वेश्चंस एंड सेट द रिमाइंडर्स, है ना, गूगल असिस्टेंट। एंड कंट्रोल कर सकते हैं हमारे स्मार्ट डिवाइसेस को। कस्टमर सर्विस चैटबॉट, जैसे कि हम देखते हैं हर एक वेबसाइट में एक क्या होता है, एक चैटबॉट होता है जो कहता है कि मे आई हेल्प यू, है ना, तो उनको बोलते हैं कस्टमर सर्विस चैटबॉट। अब है हमारा हेल्थ केयर चैटबॉट, तो इसमें क्या है, जैसे कि मेडिकल इंफॉर्मेशन है, शेड्यूल अपॉइंटमेंट, मॉनिटर पेशेंट हेल्थ, है ना, इन सबको भी हम हेल्थ केयर चैटबॉट्स के थ्रू करवाते हैं। नाउ एजुकेशनल
एजुकेशनल चैटबॉट। इसमें क्या होता है, वो स्टूडेंट्स को असिस्ट करते हैं उनके लर्निंग में। जैसे हमने देखा है ना कि कुछ कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहां पर बोलते हैं कि आप अपना टॉपिक दे दो कि व्हाट यू वांट टू बिकम, देन वो हमें उस बेसिस पर हमें पूरा एक रोड मैप तैयार करके दे देते हैं, राइट। तो वहां पर क्या है, ये एजुकेशनल चैटबॉट्स होते हैं, हम उनको इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो हमें इस तरह से इंफॉर्मेशन दे पाए कि हमें एक रोड मैप बना दें, राइट। तो इस तरह से हमारा ये खत्म होता है चारों हमारे डोमेन जो कि इस यूनिट में मेंशन है। इसका बस रिकैप है कि कंप्यूटर विजन में क्या होता है, ये हमारे इंटरप्रेट करता है इमेजेस को, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, मेडिकल इमेजिंग और फेशियल रिकॉग्निशन में एग्जांपल्स हैं। उसके बाद एनएलपी क्या करता था, ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंडेबल बनाता था मशीन में, है ना। तो ये हो गया, जैसे चैटबॉट है, मशीन ट्रांसलेशन है, सेंटीमेंट एनालिसिस इसका एग्जांपल है। डेटा एनालिसिस में हमने क्या पढ़ा था कि भाई उससे हम पैटर्न्स निकालते हैं और इनसाइट्स निकालते हैं जो भी हमारा रॉ डेटा होता है। तो जैसे इसका काम कहाँ होता है, फ्रॉड डिटेक्शन में, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और मार्केट एनालिसिस में। नाउ कन्वर्सेशनल एआई, कन्वर्सेशनल एआई में क्या करते हैं, हम एक ऐसा एआई सिस्टम बनाते हैं जो हमारी नेचुरल कन्वर्सेशन से इंगेज करता है, जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट, कस्टमर सर्विस चैटबॉट, हेल्थ केयर चैटबॉट, ठीक है। एंड दैट्स हाउ, इस तरह से हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन, ओके। एंड अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आई हो तो एक स्मॉल सा ड्रॉप, मतलब एक स्मॉल सा कमेंट ड्रॉप कर देना, जिससे कि अदर पीपल्स को भी पता चलेगा कि भाई ये वीडियो रियल में अच्छी है। और इससे मेरे को भी फीडबैक मिलेगा कि अगर अच्छी नहीं है तो मैं इसको इम्प्रूव करूंगी, है ना। एंड दैट्स हाउ वी विल गो अहेड। एंड अगर आपको यूनिट 2 भी इसी तरह से पढ़नी है तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू एंड बाय।